नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल ई लर्निंग फॉर एवर में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को BEGC जो 132 जो एग्जामिनेशन है पोएट्री सेक्शन जो आपका होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपके 6 आपको पोएट्रीज दी रहती हैं, जिसमें से आपको 4 के आंसर्स आपको करने पड़ते हैं, उसका रेफरेंस लिखना पड़ता है, उसका कॉन्टेक्स्ट लिखना पड़ता है। उसमें से आपके 20 मार्क्स गेन होते हैं और ओवरऑल आपका जो एग्जामिनेशन है बहुत ही ज़बरदस्त जाता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको पहले पोइट्री को समझना पड़ता है, फिर आपको देखना पड़ता है कि इस पोइट्री का जो कौन सा इसका लेखक है, कौन इसके राइटर हैं वगैरह सब चीज़ें आपको इसमें देखनी पड़ती हैं, तब जाके आपका एक आंसर समराइज होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आपने अगर इससे पहले वाली वीडियो हमारी देखी नहीं है जिसमें मैंने चंद्रवती रामायण के बारे में बताया, पूरा एक्सप्लेनेशन किया है, आपका पूरा चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर कवर किया है, उसको भी आप लोग ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे भी आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपके इग्नू के एग्जामिनेशन BEGC 132 के एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों, जो आपका वीडियो का आज का टॉपिक होगा पोइट्री सेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, और दूसरा इसमें सारे जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम पहली पोइट्री देखते हैं। पहला यहाँ पर, आई एम नेदर अमोंग sinners nor among saints, neither happy nor unhappy, I am belong neither to water and not to earth. I am neither fire not air, I know not who I am. तो आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि आपको रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है कि किसका, फॉलोइंग पोएट्रीज का। ठीक है, तो इनका लिखने पड़ता है, आपने कॉन्टेक्स्ट का आपने रेफरेंस वगैरह लिखना पड़ता है, जो कि आप इस प्रकार से लिख सकते हैं आंसर में। अपने रेफरेंस आपका क्या लिख सकते हो इसमें, दिस लाइन इन एक्सट्रैक्ट बिलो आर टेकन बुले सा काफ़ी 7, मतलब काफ़ी 7 के आपका यहाँ पर चैप्टर का नेम हो गया आपका, ये फिर पोएम का जो टाइटल हो गया, और बुले सा इसके कौन है, राइटर है। ठीक है, ये पोइट है। तो ये दो चीज़ें आपने देख ली। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, रेफरेंस लिखना है, दीज लाइन्स इन द एक्सट्रैक्ट, यानी वहाँ से ली गई हैं, कहाँ से, टेकन फ्रॉम काफ़ी 7 एंड बुलेसा, इतना आपने लिखा। उसके बाद आपको जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो लिखना होता है। कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लिखना है, इसका एक समरी लिखना होता है, किस प्रकार से आप अपनी जो कवि है उसकी जो कविता है, उसकी जो पंक्तियाँ हैं, उसका वर्णन आप कर सकते हो कम से कम शब्दों में। तो ये कह रहा है कि द पोएट सेज आई नो नॉट हु आई एम नॉर, अब ठीक होगी ब्राइटनेस। द पोएट सेज आई नो नॉट हु आई एम नॉर आई बॉर्न ऑफ एडम एंड ईवी। मतलब जो कवि है वो कहता है कि आई नो नॉट हु आई एम, वो जानता है कि वो कौन है, नॉर एम आई बॉर्न, मैं जानता हूँ कि इसके बजाय कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, ऑफ एडम एंड ईवी। ठीक है, वी ओनली नो आवर पेरेंट्स बट नॉट गॉड, हम सब अपने पेरेंट्स को जानते हैं, न कि किसी भगवान को, किसी ईश्वर को, किसी गॉड को। ठीक है, आवर ओरिजिनल एंसेस्टर हु क्रिएटेड एडम एंड ईवी, हमारे एक ही निर्माता जो कि जिन्होंने क्या, एडम और ईवी को निर्माण किया है। द प्रोजिनेटर, यानी वो कौन है, हमारे पेरेंट्स वगैरह। ठीक है, द लॉजिकल रीजनिंग फॉर हिज इग्नोरेंस अबाउट हिज आइडेंटिटी इज थ्रो येट अनदर डिनाइल। फर्दर द पोएट सेज आई बिलोंग नेदर टू वाटर नॉट टू अर्थ, आई एम नेदर फायर नॉट अर्थ, कि मैं नहीं बिलोंग करता हूँ वाटर से, नहीं अर्थ से। आई एम नेदर फायर नॉट टू अर्थ, मैं नहीं आग हूँ नहीं जल हूँ। फिर यहाँ पर एक और चीज़ पोएट कहता है कि ह्यूमन बींग्स आर, यहाँ पर कह रही है ह्यूमन बींग्स आर अवेयर ऑफ द 5 प्राइम एलिमेंट्स ऑफ नेचर, एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्पेस। मतलब जो आपकी वायु होते हैं, वायु, जल, भू, अग्नि एंड आकाश होते हैं, यानी कि जो 5 मुख्य एलिमेंट्स होते हैं हमारे एक शरीर को बनने के लिए, ह्यूमन बींग को बनाने के लिए, पंच तत्व जिन्हें आप कहते हो, उनके बारे में क्या है, जो ह्यूमन बींग है वो अवेयर है। ठीक है, साथ ही वो कहता है बट दे गो फार बियॉन्ड द 5 प्रीसिवियल एलिमेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। कौन कौन से वो, हाँ, मतलब वो, जबकि उनको क्या जानना चाहिए कि जो हमारे प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं उनको जानना चाहिए। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर जो आपका नेक्स्ट है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डबल स्टार की श्रेणी में ही रखूँगा, ये आपका हमेशा आने वाला क्वेश्चन है।
फिर नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है? आई लव द ब्यूटिफुल वन विद नो बॉन्ड नो फियर, नो एलन नो लैंड, नो क्लेन नो लैंड, नो लैंडमार्क्स फॉर हिज ब्यूटी। रेफरेंस क्या है? दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम वैखाना। वैखाना क्या है? एक पोएम है और रिटन बाय अक्का महादेवी। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बारे में आपको लिखने के लिए भी आ सकता है, अक्का महादेवी के बारे में क्या इनकी सोच थी, क्या इनका जीवन परिचय था, वो सब आपको लिखने के लिए आ सकता है, इसलिए आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा। द पोएम डिस्क्राइब शिवा एज अ डाइटी, हैंडसम, इमोर्टल एंड वन हु हैज नेदर बर्थ एंड नॉट डेथ। जो पोएम क्या डिस्क्राइब करती है कि शिवा एक क्या है? डाइटी है, हैंडसम है, इमोर्टल है, और साथ ही वन हु हैज नाइदर बर्थ एंड नॉट डेथ, जो कि कभी जीवित नहीं हुआ, कभी ना मर सकता है। इस प्रकार की शिवा के व्याख्यान करती है, क्या पोएम करती है। द पोइट सेज हर लव इज अनमेडिटेटेड, यानी कि उसका जो लव है ना वो सीधा साधा सीधा है बिल्कुल। शी लव्स हिम फॉर हिज ब्यूटी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एनी कस्टम्स एंड कन्वेंशन ऑफ रिटोलास एंड रिलीजियस फॉर्मेलिटीज। मतलब जो उसका लव है ना शिवा के साथ, वो किसी भी आकर्षण, मतलब किसी भी आकर्षण, किसी भी अलंकरण के बजाय उसकी जो सादगी है, उसकी जो ब्यूटी है, विदाउट रितोलस एंड रिलीजियस फॉर्मेलिटीज, यानी कि बिना किसी धार्मिक औपचारिकता या फिर किसी भी धार्मिक रस्म रिवाज के बिना जो उसकी ब्यूटी है, सुंदरता है, बिना अलंकरण के, वो उसको पसंद करती है, उसको लाइक करती है, उसको प्रेम करती है। कौन? पोएट्री, जो आपकी पोएट्स है, ठीक है। तो ये पोएट्री कहना चाहती है शी लव्स हिम हिज ब्यूटी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एनी कस्टम एंड कन्वेंशन ऑफ रितोलास एंड रिलीजियस फॉर्मेलिटीज, ठीक है। ये वाला जो आपका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम डबल स्टार की श्रेणी में रखते हैं। ब्यूटी इज नॉट इंटरप्रेटेड एज स्लोली अ फिजिकल एट्रीब्यूट बिकॉज नो वन हैज सीन शिवा एक्सेप्ट एज ही अपीयर्स इन वंस इमेजिनेशन इंस्पायर्ड बाय पैशन एंड डिवोशन। मतलब ब्यूटी क्या है? एक इंटरप्रेटेड एज स्लोली अ फिजिकल एट्रीब्यूट, ब्यूटी एक फिजिकल एट्रीब्यूट से जनरेट नहीं होती है, ठीक है, बल्कि नेवर वन, जो किसी ने भी शिवा को क्या देखा? बिना किसी, सबने इमेजिनेशन से देखा, इंस्पायर से देखा, डिवोशन से देखा, फैशन से देखा है। लेकिन जो ये कवित्री हैं, यानी कि जो अक्का महादेवी, उनका जो प्रेम है शिवा के प्रति, वो क्या है? एक लौकिक है। अलौकिक संसार में ये रहना का प्रयास करती हैं, लौकिक इनका प्रेम है, और ये बिना किसी अलंकरण के, बिना किसी रितोलास द रिलीजियस, धार्मिक औपचारिकता, रस्म रिवाज के शिवा को देखने का पसंद करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी देख लें। फिर जो आपका नेक्स्ट है, ये भी कभी कभी पेपर में पूछा जाता है, खासकर तो ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है। longest traces the night of parting, the day of love is short as life. If I see not my love of friend, how can I spend dark night of a grief? रेफरेंस क्या है इसका? These lines have been taken from गजल। गजल किसका? अमीर खुसरो का। इतना ही आपको याद रखना है। आपको अगर रेफरेंस पता है ना सर आप लोगों को स्टूडेंट्स, अगर आपको रेफरेंस पता है ना, तो आपका अगर 5 नंबर का क्वेश्चन, आपको सबके 4 हैं, आपके सबको रेफरेंस आपको पता है, तो कम से कम 5 नंबर तो आपको मिल जाएंगे ना। इसलिए रेफरेंस आपको बहुत केयरफुली आपको देखना पड़ेगा, कौन सी पोएम का कौन सा रेफरेंस है, इसलिए। फिर कॉन्टेक्स्ट में इसको क्या दे रखा था? पोएट सेज द डे इज शॉर्ट सिंस वन इज इन द कंपनी ऑफ अदर्स, वेयर इज द नाइट इज लॉन्ग बिकॉज वन इज अलोन। रात कब आपको काली लगती है, फिर रात कब आपको लॉन्ग लगती है, रात कब आपको लंबी लगती है? जबकि आप अकेले होते हो तब आपको रात लंबी लगती है ना, जब आपके साथ कोई कंपनी नहीं होगा देने के लिए, अगर वो कितनी भी छोटी रात क्यों ना हो, आपको हमेशा लंबी लगेगी जब आप अकेले रहते हो, ठीक है। ये इतनी पंक्ति का कथन था। फिर ऑल्सो द पोइट सीज द नाइट इज एज ब्लैक एज द हेयर ऑफ अ वुमन। फिर आगे जो कवि है वो कहता है द नाइट इज ब्लैक, रात काली लगती है जैसे कि किसी औरत के या किसी लेडी के या किसी वुमन के बाल होंगे, यानी केश होंगे। इट इज कम्युनिकेटेड थ्रू द सजेशन दैट द वुमेन्स हेयर एज लॉन्ग एज द नाइट एज लॉन्ग। मतलब एक सजेशन देने का प्रयास करता है कम्युनिकेशन के थ्रू कि जो वुमेन्स के हेयर होते हैं, यानी जो महिलाओं के जो बाल होते हैं, केस होते हैं, वो उसी प्रकार से लंबे होते हैं जिस प्रकार से रातें लंबी होती है। दिस इज एन पासिंग, वो ये टाइम सब अपना ये टाइम काटने के लिए बोलता है, ये टाइम पास के लिए बोलता है, ठीक है। द फैक्ट हाउ एवर रिमेन्स दैट द डार्क नाइट डू नॉट कम टू एन एंड बिकॉज ऑफ द पेन कॉज्ड बाय द लवर्स पार्टिंग एंड द वुमन कैन नॉट स्लीप। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से
दो लवर्स होते हैं जो, वो उनकी रातें नहीं कट पाती हैं अपने एक दूसरे से अलग हुए हो। जब वो अलग होते हैं तो उनकी रातें नहीं कट पाती हैं। जो महिला है वो सो नहीं पाती है, जो पुरुष है वो भटकता रहता है। और जो उनकी जो रातें होती हैं वो डार्क नाइट्स की तरह होती है, और जो उनकी रिमेन्स दैट द डार्क नाइट डू नॉट कम टू एन एंड बिकॉज ऑफ द पेन और कॉज्ड बाय द लवर्स। जब जो भी दो लवर्स होंगे, जब वो बिछड़ेंगे या फिर जब वो जुदा होंगे, तो जो उनके बीच में जो रातें कटेंगी वो बहुत लंबी उनको लगती हैं, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हो। द वुमन सेज हाउ कैन आई स्पेंड डार्क नाइट्स ऑफ ग्रीफ। मतलब वो जो औरत है या फिर जो महिला है वो कहती है कि मैं किस प्रकार से डार्क नाइट को स्पेंड कर पाऊंगी। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ज़रूर देख लें। ठीक है, ये भी स्टार्ट से रेडी में आता है आपका। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। फिर है वंस यू आर यूज टू इट यू आर नेवर आफ्टरवर्ड्स। ये भी आपका क्वेश्चन एक दो बारी रिपीट हो रखा है। ठीक है, जिसमें मैंने ये स्टार लगाए होंगे, आप उसका मतलब समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली स्टार। फिर इसका रेफरेंस अगर आप लोग देखेंगे तो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम हैबिट रिटन बाय एफ.एम. सिंधे। जो हैबिट पोएम है ना, उस पर अलग से भी लंबा को लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप इसको जरूर देख लें, मेरी आपसे गुजारिश है। और आपको मैं टेलीग्राम पे साथ ही मटेरियल सेंड कर रहा हूँ। अभी इस वीडियो के नेक्स्ट तुरंत बाद मैं आपको बहुत सारे मटेरियल सेंड कर दूंगा। आशा और उम्मीद यही होगी कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन जरूर करेंगे। वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, आप लोग उसको सराहेंगे, उसको लाइक जरूर करेंगे और वीडियो को जरूर ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि जो आपके स्टूडेंट्स हैं और भी आपके जो दोस्त हैं उनको भी हेल्प हो सके। चलिए बात करते हैं इस पोएम की। तो एफ.एम. सिंधे ने इस पोएम को लिखा है। इसमें ये हैबिट की प्रासंगिकता के बारे में क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, इसको आप जरूर तैयार कर लें, इसका आंसर मैं आपको उसमें टेलीग्राम में भेज दूंगा। इसमें क्या कहता है, इट सजेस्ट दैट इफ़ यू आर यूज टू समथिंग यू डू नॉट फील एनीथिंग आफ्टर दैट। मतलब इसमें क्या कहता है कि ये सजेशन देता हमको, कि ये सुझाव देता है कि यदि तुम किसी को यूज़ करते हो, यूज टू समथिंग यूज़ करते हो किसी को, और यू डू नॉट फील एनीथिंग आफ्टर दैट, और तुम उसके बाद उसके प्रति कुछ महसूस नहीं करते हो, तो आगे उसके बारे में कह रहा है, बाई सेइंग दिस द पोएट रिफर्स टू द दलित्स हु आर यूज टू सोशल इनजस्टिस दैट they have stopped feeling angry and humiliated after the prolonged humiliation। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका पोएम होने वाला है, क्योंकि इसमें कौन आ रहा है आपका, इसमें आपका दलित वर्ग आ रहा है। दलित वर्ग क्या होता है, क्योंकि जो हमारा समाज था पहला का, रूढ़िवादी समाज में जिसको बोलूँगा, बहुत ही गंदा समाज हमारा पहले का था। वो क्या करता था, जो दलित है उनसे अपना काम निकालता था। मतलब जो दलित है वो उनके घर का काम भी करेगा, उसको इज्जत नहीं दी जाती है, उसको ह्यूमिलेट किया जाता है, और जो उसकी गुस्सा होने की प्रवृत्ति है उस पर कहीं ना कहीं आपका अवरोध लग जाता है, स्टॉप उसको कर दिया जाता है। यहाँ पर सिंपल सा आप इसको समझ सकते हो, इट सजेस्ट दैट इफ़ यू आर यूज टू समथिंग यू डू नॉट फील एनीथिंग। आप इस लाइन को पकड़ दीजिए कि आप किसी का उपयोग कर रहे हो और उपयोग यानी काम खत्म होने के बाद आप उसके प्रति कुछ महसूस नहीं करते हो, तो ये दलित के परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है। फिर आप अपनी एक थिंकिंग क्रिएट कर सकते हो दलित के प्रति, कि किस प्रकार से जो हमारा पहले का समाज था, ये अब का समाज भी आप देखोगे कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं। जो दलित हमारे भाई बहन हैं उनके साथ क्या किया जाता है, उनसे अपने मतलब पर काम लिया जाता है, फिर उसके बाद उनसे जो सोशल इनजस्टिस किया जाता है उससे क्या होता है, दे हैव स्टॉप फीलिंग एंग्री। वो गुस्सा जो होने की जो उनकी प्रवृत्ति है, जो फिर उनकी फीलिंग है, वो उसको रोक देते हैं, कहीं ना कहीं हम उस पर विराम लगा देते हैं। एंड ह्यूमिलेटेड आफ्टर द प्रोलॉन्ग्ड ह्यूमिलेशन। लंबे समय से चले आ रहे ह्यूमिलेशन से वो क्या हो जाते हैं, ह्यूमिलेटेड हो जाते हैं, और अपनी जो भावनाओं को व्यक्त करने की जो उनकी प्रक्रिया वो अवरुद्ध हो जाती है। इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, इट मीन्स द ब्लड इन द बॉडी सोल्डिफाइज एंड स्टॉप्स फ्लोइंग। मतलब इसका मतलब क्या है, जो उनके शरीर में रक्त है वो क्या हो गया, ठोस हो चुका है, और वो बहना बंद हो चुका, उसका प्रवाह बंद हो चुका है। द पोएट रिफर्स टू द ब्लड ऑफ द दलित्स हैज स्टॉप्ड फ्लोइंग मेकिंग देम अनेबल टू फेल्ट हार्ट एंगर टू पेन। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यदि किसी इंसान के अंदर, किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर, किसी की बॉडी में जो रक्त है उसका प्रभाव रुक जाए और वो ठोस प्रकार का बन जाए, तो उसी प्रकार की कल्पना क्या करी कवि ने, दलित के प्रति कही है। जो दलित हमारे भाई बहन हैं उनके प्रति वो कल्पना की है।
कि जो दलित हैं, जब उन पे इतना हम इन पे इतना ह्यूमिलेशन कर रहे हैं, इनको इतना इन पे इंजस्टिस कर रहे हैं, सोशल इंजस्टिस कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ है, द दलित्स रिफर्स टू द ब्लड, जो ब्लड है, ब्लड को किस चीज से रेफर किया इन्होंने, दलित से। दलित के बारे में क्या कहा है, हैज स्टॉप्ड फ्लोइंग मेकिंग देम अनेबल टू फील हर्ट एंगर एंड पेन। मतलब जो दलित हमारे, उन्होंने क्या कर दिया, अपना जो उनका भावनाओं को व्यक्त करने का प्रभाव था उसको उन्होंने स्टॉप कर दिया है। मेकिंग देम अनेबल टू फील हर्ट, उन्होंने अपने आप को नाराज होना बंद कर दिया, उन्होंने गुस्सा होना बंद कर दिया, और पेन को, जो दर्द है उनका, वो उनको एहसास कराना उसने बंद कर दिया है। कुल मिलाकर दलित पर जो अत्याचार होते हैं, दलित पर जो सोशल इंजस्टिस होता है, उसने उसको बाहर आने से रोक दिया है। इतना आप लोग इस पोएम में समझ गए होंगे। ये पोएम मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी रहने वाली है। फिर है, आई कैन नॉट टच द शैडो ऑफ योर विंग, आई विल बी बोर्न अगेन एंड अगेन। ठीक है, ये कोई पोएम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किसकी है, अनटाइटल्ड पोएम से लिया गया है और रिटन बाय एन.टी. राजकुमार है। ठीक है, इसमें भी दलित के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ आपको। द पोएट सेज दैट ही विल नॉट गिव अप हिज फाइट एंड सीक रिवेंज अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन अदर फॉर्म्स इवन आफ्टर हिज डेथ। मतलब पोएट है वो क्या कहता है कि विल नॉट गिव अप हिज फाइट एंड सीक रिवेंज अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन अदर फॉर्म्स इवन आफ्टर डेथ। मतलब मेरे मरने के बाद मैं किसी भी प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर जो मेरे पे शोषण हो रहा है उसका रिवेंज नहीं ले सकता हूँ, और मैं नहीं कर पाता हूँ मैं नहीं कर सकता हूँ फाइट मेरे मर जाने के बाद, जो कि मेरे पे शोषण हो रहा है उसका मैं रिवेंज नहीं ले पाऊंगा। ये इतना इस लाइन का अर्थ था। दिस पोएम इज नॉट सबडड इन टोन बट लाउड एंड डायरेक्ट। मतलब टोन में ये भले ही हल्की हो लेकिन ये लाउड एंड डायरेक्ट है। ये सीधा वार करता है और तेज वार करता है। इट एसरेटेड the vangual soul for all pain and suffering it has gone through। ये क्या करता है, जो उन पे पेन है, जो सफरिंग है, जो उन पे गुजर रही है बातें, उनको बताता है। द वॉइस बिकम्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉट ओनली एन इंडिविजुअल बट द कंडीशन ऑफ ऑल दलित्स। ये किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये किसी एक इंडिविजुअल को नहीं बता रहा है, बल्कि एक कंडीशन बता रहा है जो कि सभी दलितों की है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट अ कलेक्टिव एक्सपीरियंस। ये एक सामूहिक अनुभव को साझा कर रहा है दलितों के। इट इज द सफरिंग एंड पेन ऑफ मेनी जनरेशंस। ये इस प्रकार की जो बीमारी है और ये पेन है, जो दर्द है, वो एक नहीं बल्कि हजारों लाखों बहुत सारे जनरेशन को भोगना पड़ा है। द सफरिंग एंड पेन हैज गिवन वे टू एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, मेकिंग इट अ वॉइस ऑफ रिबेलियन एंड रिवोल्यूशन। जो ये पेन है, जो ये सफरिंग है, वो क्या देता है, गिवन वे टू, एक रास्ता देता है किसका, एंगर होने का, फ्रस्ट्रेशन होने का, यानी कि गुस्सा होने का, आप झंझोट देने वाली चीजें ये बयां करता है। मेकिंग इट अ वॉइस ऑफ रिबेलियन एंड रिवोल्यूशन, मतलब एक विद्रोह की एक ज्वाला भड़काता है। द पोएट कॉल्स इट अ पेशनोश पोएट्री, मतलब एक ज्वलंत जो पोएट्री आप कहोगे इसको, ये बताता है। टेक रिवेंज फॉर द एक्सप्लॉयटेशन दैट दलित हैव सफर्ड फ्रॉम द एजेस। क्या है कि एक एक्सप्लॉयटेशन है, जो शोषण हो रहा है उनका हजारों वर्षों से, वो दलित का सफ़र कर रहा है बहुत सारी एजों से, उसका एक रिवेंज बताता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा इसको, आप इसको भी तैयार जरूर कर लें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आई एम योर अर्थ, ठीक है, यू द शेल्टर ऑफ माई सीक्रेट्स, द गार्डन बिलोंग्स टू यू, come and enjoy it. What revile of mine, Lord your away. तो ये not a reflection, neither a shadow nor a reflection, composed by नाशिन शाफी है। ठीक है, ये तो इन्होंने एक पोएम लिखी है। इसमें क्या कर रहा है, एक जो वुमन है ना, उसका दर्द को बताता है। ये भी दर्द को, ये भी जो वुमन की स्थिति है उसको बताता है। शी सेज दैट अ वुमन इज इमोशनल, फैशनेट, dependable and strong, and that her belief in mankind has the power to inspire confidence is not only her men but in the entire society to treat their women folk with respect।
मतलब ये कहने का प्रयास कर रहा है कि जो इमोशनल, फैसिनेटेड, डिपेंडेबल एंड स्ट्रॉन्ग है वुमन, वो क्या करती है, बिलीव करती है कि मैन काइंड पावर ऑफ इंस्पायर कॉन्फिडेंस, वो इंस्पायर करती है लोगों को कॉन्फिडेंस के प्रति। और दूसरा जो मेन बट द इंटायर सोसाइटी टू ट्रीट देयर वुमन फॉक विद रिस्पेक्ट, कि जो इंटायर जो सोसाइटी हमारी, जो पूरी सोसाइटी है, वो क्या करे, वुमन को इज्जत से देखे। ऑल द वुमन हु आर मेंशन्ड हैड द करेज टू मूव ऑन व्हेन देयर हस्बैंड कुड नॉट लव देम एंड ट्रीट देम रिस्पेक्टफुली। क्या करता है ये क्या कहना चाहता है, ऑल द वुमन, जो सभी प्रकार सभी महिलाएं हैं, वो क्या करें, मेंशन हैड करेज टू मूव, वो किसी चीज़ को छोड़ने का करेज होना चाहिए, जिगड़ा होना चाहिए उनके अंदर, यानी क्षमता होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। ये कहना का प्रयास है कि अगर उनके हस्बैंड उनको लव नहीं करते हैं, उनको प्रेम नहीं करते हैं, तो उन्हें छोड़ दिए, फिर उनको ट्रीट भी कर सकती है रिस्पेक्टफुली। अगर वो रिस्पेक्ट नहीं करते अपनी वुमन की या फिर अपनी वाइफ की, तो उन्हें छोड़ सकती है। वी आर मेड टू थिंक अबाउट कॉम्प्लेक्स इशूज लाइक मॉरलिटी एंड सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस। वी आर मेड अ थिंक, हम लोग एक थिंक क्रिएट कर देते हैं कि अबाउट द कॉम्प्लेक्स इशू, जो भी इशूज चलते हैं, और जब मॉरलिटी है, सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस है, उस पर हर एक महिला को खड़ा उतारने का प्रयास करने लग जाते हैं, जबकि ये संभावित नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं होता है। रिवेंज नॉट इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर इट कैन नॉट अनडू इनजस्टिस। रिवेंज एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, कैन नॉट अनडू इनजस्टिस, मतलब किसी भी दुर्व्यवहार के लिए रिवेंज भी एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। टू बी गिवन हर स्पेस, फ्रीडम, आइडेंटिटी इज अ वुमन्स राइट। यह कहता है कि जो स्पेस है, यानी कि जो उसका एक खाली स्थान है, फ्रीडम है, जो उसकी स्वतंत्रता है, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान है, वो क्या है, वुमन्स का राइट है, वो उसको मिलना ही चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, इसलिए आपको इसको जरूर देखना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन मार्क कर दो इसको। ठीक है, फिर बोले टू मी आई एम नॉट नोन, ये वाला भी आप लोग देख लेना। इसमें भी आपको बोले काफ़ी 7 की जो कविता है, जो मैंने पहले वाले चैप्टर में बात की, जो पहला वाला सबसे फर्स्ट वाला था स्टार्टिंग का, ये वाला इसी की तरह ये वाला होने वाला है, इसलिए आप लोग इसको खुद देख सकते हैं। इस वाले को मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आप लोग क्या करिए, आप गूगल ट्रांसलेटेड लेशन जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, गूगल ट्रांसलेटर। ठीक है, उससे क्या होगा, वहाँ पर आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन हो जाता है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाता है। जैसे आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको टाइप भी कर सकते हो, अपनी आवाज़ से बोल भी सकते हो। आप लोग वहाँ पे इसको लिखिए, फिर वो उसका एक मीनिंग आपको प्रोवाइड कर देगा। उससे क्या होगा, आप उसको हिंदी को जान लोगे और फिर ये क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा उसको समझना। अगर जिनको दिक्कत होती है डायरेक्ट इंग्लिश से हिंदी समझने में, वो एक तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने टेलीग्राम पे पहले वीडियो भेजी थी एक, जिसमें मैंने आपको बताया था किस प्रकार से आप लोग ट्रांसलेशन कर सकते हो। ठीक है, इजी वे में। फिर आई एम अ बोट, ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर का ये है और ये बुलगान से लिया गया है। ठीक है, इसमें वो क्या करता है कि जो भगवान के प्रति जो डिवोशन है ना, उसके बारे में बताता है। ठीक है, एक बोटमैन होता है, गॉड होता है। ठीक है, मतलब नैया पे कोई सवार है किसी समंदर में, इस प्रकार का यहाँ पर कुछ दृश्य होता है, और फिर उसको जो जर्नी है उसको बताया जाता है, सिंबलाइज किया जाता है किसके वे में, भगवान के प्रति। ठीक है, फिर वो सरेंडर भी कर सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आप लोग उसको पढ़ लें, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। ये भी आपको क्या करना है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आप उसमें गूगल ट्रांसलेटर में लिख सकते हो, ये बोल सकते हो मुँह से, उसका ट्रांसलेशन आ जाएगा। फिर आप जो उसकी मीनिंग होगी उसको समझ सकते हो, फिर इसमें आप अपनी भाषा में भी उसको लिख सकते हो एग्जाम में, आपको फुल नंबर मिलेंगे ही। फिर वेकाना की एक और जो पोएम है वो आ चुकी है, अक्का महादेवी की, इसे भी आप लोग ज़रूर देख लें। इसमें भी वो क्या, इसको चलो मैं समझा देता हूँ। इसमें क्या है, सो माई लॉर्ड वाइट एज जैस्मिन इज़ माई हस्बैंड, टेक दिस हस्बैंड who died, decay and feed them to your kitchen fires। रेफरेंस क्या है, एक चीज़ मैं बताऊँ, जो अक्का महादेवी है ना, बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं अपनी लेखन से, अपनी पोइट्री से, इसलिए मैं अक्का महादेवी को आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसका एक पर्सनल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और बहुत बार आ चुके हैं, इसलिए आप लोग इनको ज़रूर देख लें, क्योंकि मेरी वही इन्हीं क्वेश्चन में ज़्यादा जोर देता हूँ जो कि आने के चांसेस होते हैं आपके। इसमें क्या कह रहा है कि ये सी कंपेयर्स हिम टू वाइट जैस्मिन
फ्लावर विच इज यूजुअली एसोसिएटेड विद लव। मतलब ये कंपेयर किसको कर रही है, व्हाइट जैस्मिन फ्लावर को, जो कि एक यूजुअली एसोसिएटेड किसके लिए हम प्रयोग करते हैं, लव के लिए, प्रेम के लिए प्रयोग करते हैं। जैस्मिन ऑल्सो सिम्बोलाइज ब्यूटी एंड सेंसुअलिटी। इन सम कल्चर इट इज यूज फॉर एप्रिसिएशन एंड गुड लक। मतलब बहुत सारे कल्चर में क्या देखा जाता है, जो आपका व्हाइट जैस्मिन फ्लावर होता है उसको एक ब्यूटी के रूप में, सुंदरता के रूप में सिंबलाइज किया जाता है, सेंसुअलिटी के रूप में सिंबलाइज किया जाता है। साथ ही विभिन्न कल्चर में आपको देखने को मिलेगा कि एक एप्रिसिएशन का तरीका होता है, गुड लक कहने का तरीका होता है व्हाइट जैस्मिन के थ्रू। आप किसी को व्हाइट जैस्मिन का फ्लावर गिफ्ट करोगे तो एक गुड लक का संकेत देने का प्रयास करता है व्हाइट जैस्मिन का फ्लावर। व्हेन यूज्ड इन रिलीजियस सेरेमनीज, jasmine in represented purity and the meanings of depending on the culture and setting okay। मतलब ये क्या बोल रहा है, अगर आप किसी का रिलीजियस में, अगर उसका धार्मिक जगहों पर उसका प्रयोग करते हो, किसका, जैस्मिन फ्लावर का, तो वो वहाँ पर उसका जो महत्ता हो किस प्रकार से होगी, एक तो प्योरिटी को बताएगा, दूसरा वो क्या बताएगा, डिपेंडिंग ऑन द कल्चर एंड सेटिंग। मतलब वो कल्चर को बताएगा वहाँ के, ठीक है, वो डिपेंड करेगा क्या, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ की सिटिंग पोजीशन क्या है उस सेरेमनी की, उस प्रकार से जैस्मिन की जो प्योरिटी है उसकी मीनिंग आपको पता चलेगी। फिर आगे कह रहा है फिर आगे जो बोल रहा है वो है द पोएट एसोसिएट जैस्मिन विद वाइट कलर। वाइट जैस्मिन फ्लावर्स आर मोस्टली यूज इन आर्ट एंड लिटरेचर एज अ सिम्बोलिक ऑफ अ प्योरिटी एंड इनोसेंस। मतलब जो जैस्मिन है, वाइट जैस्मिन का फ्लावर है, उसको जो पोएट है वो एसोसिएट किस में करता है कि जो हमारे लिटरेचर होते हैं उसमें ये सिंबल का काम करता है कि इसकी प्योरिटी को अगर हमको दिखाना हो, किसी को इनोसेंस दिखाना हो, तो वहाँ पर वाइट जैस्मिन का यूज़ किया जाता है। अगर आप किसी चीज़ को शुद्ध दिखाना चाहते हो, आप कहना चाहते हो हाँ वो चीज़ पवित्र है, तो आप वहाँ पर वाइट जैस्मिन का आप वहाँ पर प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। वाइट जैस्मिन फ्लावर आर आल्सो यूज इन वेडिंग सेरेमनीज व्हेन वेयर दीज सिम्बोलाइज मीनिंग आर परफेक्ट फॉर द ओकेशंस। आप जैस्मिन का यूज़ है, जो वाइट जैस्मिन का यूज़ वो वेडिंग सेरेमनीज में भी आपको देखने को मिलता है, जो कि परफेक्ट है उस ओकेशन के लिए। जैस्मिन इज़ अ परफेक्ट गिफ्ट फॉर अ पर्सन whom one respect and has a high regard for, hence white jasmine is for Akka Mahadevi, none other than Shiva। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर लिखें एग्जामिनेशन में, जब आप लिखें तो ये लाइन आपकी होनी ही चाहिए उस आंसर में। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जैस्मिन है जो परफेक्ट गिफ्ट है किसी को देने के लिए, जो जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो, जिसको आपका हाई रिगार्ड, जिसको आप देना चाहते हो। और जो अक्का महादेवी के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं व्हाइट जैस्मिन की बात करूं तो वो व्हाइट जैस्मिन उनके लिए और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड शिवा हैं, यानी जो हमारे शिवा हैं वही उनके लिए व्हाइट जैस्मिन का एक रूपक है। वही अक्का महादेवी व्हाइट जैस्मिन का प्रयोग किसके लिए कर रही है, या फिर जो शिवा हैं उनके लिए व्हाइट जैस्मिन का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम रात रात तक आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। फिर ये एक ये है जो पद्मा सचदेव का है मदर टंग, ये भी मदर टंग पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। आपको मदर टंग को बहुत ज़रूरी पढ़ के जाना है, इसको आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सहानी वगैरह का आपका जो सहनाई वगैरह उसका कुछ वर्णन है, आप इसको पढ़ लें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एट डेड नाइट वाला, ठीक है, इसको आप देख लें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके चक्कर में आपकी और वीडियोस को वेट करना पड़ेगा, हो सकता है फिर कहीं ना कहीं उसके लिए देरी हो सकती है। आप इस क्वेश्चन को भी ज़रूर देख लें, ये क्वेश्चन भी आने के बहुत चांसेस हैं, और आ रखा था ये क्वेश्चन आई थिंक, यस जी हाँ, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, स्पेशली जब मैं बताऊं, जब मैंने ये एग्जामिनेशन दिया था तब ये क्वेश्चन जो मैंने देखा था मेरे को सिर्फ इसका सारांश पता था, मीन्स मुझे ये पता था कि इस जो क्वेश्चन है उसमें कहा क्या गया है, और मैंने उसी के थ्रू इसका आंसर लिखा और मुझे अच्छे मार्क्स इसमें मिले थे। आप लोग इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। फिर नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं।
फिर आपका गज़ल है। थोड़ा राइटिंग को आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि जब मैं याद कर रहा था उस टाइम की राइटिंग है, इसलिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। आपको केवल आंसर से मतलब होना चाहिए, आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, बाकी चीज़ें एडिशनल होती हैं, वो चीज़ें आप लोग अपने रूप से भी देख सकते हैं। ये तो रिपीट हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला अक्का महादेवी वाला। इसको तो मैं बोलूँगा आप लोग देख के चले। देखिए ये होता क्या था कि जब मैं किसी चीज़ को याद कर लेता था, उसके बाद मैं इनको लिखता था, याद करने के बाद मैं इनको लिखा करता था। इसलिए आपको राइटिंग थोड़ा बिल्कुल हवाबाजी वाली दिखेगी, इसको इग्नोर कीजिए आप लोग। आपका मकसद होना चाहिए, आप आंसर देखें, आपका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए बढ़िया मार्क्स से, बढ़िया मार्जिन से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आंसर उनके बताऊंगा, ठीक है। ये वीडियो का मकसद इसीलिए था क्योंकि आप पोएट्री सेक्शन को इग्नोर करते हैं, जबकि वो इग्नोर करने वाली चीज़ें नहीं हैं। अगर आपको उसका सारांश पता है, उसकी मीनिंग पता है आपको, तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये वीडियो का ये जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।